हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके कैड कैम सॉल्यूशंस। एंड आज हम लोग देखेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपलसरी यूज किया जाता है और उसका नाम है स्टीयरिंग शाफ्ट। यस, स्टीयरिंग शाफ्ट। आई बिलीव दैट कि आप सब लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े हो, और आप जो जुड़े नहीं है वो आगे जाके कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स पार्ट डिजाइन करना चाहते हैं। मेरा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं, जो अलग अलग टाइप की कंपोनेंट्स देखना चाहते हैं। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट है जिसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगने वाले जो इंटीरियर पार्ट्स है उसके लिए बनाए हुए काफी सारे पार्ट दिख रहे हैं, जिसमें आपको ड्राइवर पैनल है, सेंट्रल स्टीयरिंग शाफ्ट है, देन रियर इनर फेंडर है, देन सेंटर बेजल है, and so many parts are there. They are big and very complex to design the molds. So मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट और एक है कि ये आप वीडियो जो देख रहे हो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ जिसको इस नॉलेज का जरूरत है शेयर करना मत भूलिएगा। आपका कोई पेज रहेगा डिजाइन टीम का, डिजाइनर का, तो वहां पे लिंक शेयर करिए ताकि आपके सारे बहुत सारे नॉलेज फ्रेंड्स ये नॉलेज लेके उनका भी लाइफ बना सके। तो ये था एक फर्स्ट स्क्रीन, और सेकंड स्क्रीन पे आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोल है, सेंटर कंसोल है, एयर बैग्स है, ग्लो बॉक्स है। सो मेनी पार्ट्स आर देयर and very complex. So let us start the today's review. So on my screen you can see that there is a component name is steering shaft, and this type components are for designing it is very critical. So first I would like to review the parts of steering shaft, how it look like. You can see steering shaft, it is always come with the assembly part file, and both the parts should be met each other after assembly. So while designing, many times customer or the OEMs who are manufacturing this part for their vehicle, they recommend that we need a family mold. Yes, again family mold is one more complexity comes in design field. So family tool रहेगा तो हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा मूड ज़रा इंग्लिश वीडियो बनाने का है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा स्विच करूँगा हिंदी में, बाद में ये वीडियो में वापस इंग्लिश में बनाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में बेहतर समझते हैं, और जो भी रहेगा कोई जिसको इंग्लिश में अच्छा वीडियो लगता है तो यू मस्ट कमेंट दैट आई विल मेक अ सेकंड वर्जन इन इंग्लिश। सो हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट का जो पार्ट होता है वो ज़रा ड्राइवर के सामने फ्रंट फेस पे स्टीयरिंग के नीचे लगा रहता है। ये जो दोनों पार्ट रहते हैं ये दोनों पार्ट एक दूसरे में मेटिंग पार्ट है और एक दूसरे में बैठते हैं। तो स्टीयरिंग शाफ्ट में होता क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो की होल है, एक की होल आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से ये जो हाफ सर्कुलर आर्क है इसमें से स्टीयरिंग का रॉड पास हो जाता है, और वो उसके बाद ये शाफ्ट में की होल रहता है। यहाँ से आपके कुछ हॉर्न का जो रॉड रहता है या तो इंडिकेटर स्विच का रॉड रहता है, ये सब इसमें से बाहर आते हैं। और इस मोल्ड के लिए हम लोगों को फैमिली मोल्ड बनाना कंपलसरी रहता है। तो हम लोग अभी फर्स्ट इस पार्ट का साइज आपको जरा चेक करके बताता हूँ। इसका साइज चेक करने के बाद हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि ये कितना बड़ा मोल्ड हो सकता है। तो ये 255 mm है, और हम लोग जस्ट गेस करेंगे क्योंकि हम लोग लेंथ विड्थ हाइट का कि कितना बड़ा हो सकता है। 255 एंड 150 इज हाइट देयर। तो ऐसे पार्ट्स में अगर हम लोग फैमिली टूल बनाने जाएंगे तो लगभग 500 mm का लेंथ यहाँ मिल जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक फर्स्ट जो मोल्ड रिव्यू किया था उसमें मेरे एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था और पूछा था कि सर सबसे पहले मुझे बताइए कि दोनों पार्ट में डिस्टेंस कितना रखना है। तो वो भी टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसका लेंथ है
515 mm और विड्थ है 200 mm पार्ट का। तो ये इस पार्ट का लेआउटिंग है। दोनों पार्ट किस तरीके से रखे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसका एक रीजन है कि ये जो दोनों एजेस है, यहाँ पे ये जो एज दिख रही है आपको, ये वाला और ये वाला, दो पार्ट में यहाँ पे इसका रखने का तरीका इसके लिए ऐसा दिया है कि इस पार्ट में जो भी इसमें गेटिंग प्रोवाइड किया जाएगा वो गेटिंग ये एज पे आएगा और उस एज के ऊपर गेट आने के बाद जब पार्ट डिगेटिंग होता है तो वो जाएगा हिडन साइड में। हिडन साइड यानी कौन सा साइड, जहाँ जब पार्ट व्हीकल में असेंबली होगा और वो फेस रहेगा असेंबली कंडीशन में, वो रहेगा नीचे। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो ऐसा ये पार्ट लगेगा, यहाँ से मेरा स्टेयरिंग बाहर आएगा ऊपर वाली साइड से और यहाँ नीचे से यहाँ पे वो पार्ट में गेट आएगी। गेट आएगी तो इसका कुछ मार्क रहेगा और मार्क इजीली यूजर को या किसी भी कस्टमर को, व्हीकल के कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए, पार्ट का अपीयरेंस खराब दिखेगा, इसके लिए वो लेआउट ऐसा किया है। सेकंड पॉइंट है कि दोनों पार्ट में गैप कितना रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इसके लिए 2-3 की पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मिनिमम गैप हम लोगों को रखना चाहिए जितना कि हम लोग वहां पे जो भी गेट प्लान किया है वो प्रोवाइड कर सके। जैसे कि एज गेट रहता है उसमें कम लेंथ का रिक्वायरमेंट रहता है, टनल गेट रहता है उसमें ज़्यादा लेंथ का रिक्वायरमेंट रहता है, और टनल गेट बड़ा रहता है तो और ज़्यादा लेंथ लगती है। काफ़ी बार 2-2 इजेक्टर पिन्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट रहता है कि आप हॉट स्क्रू प्रोवाइड कर रहे हो या कोल्ड स्क्रू। जब कभी भी आप हॉट स्क्रू प्रोवाइड करते हैं तो हॉट स्क्रू का मिनिमम डायमीटर 60 mm, if I am not wrong for automotive part it is 60 mm because volume of the part is more, और छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे कम वॉल्यूम वाले तो 40 से भी स्टार्ट हो जाता है। और HRS कौन सी कंपनी का आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। आप कई लोकल सप्लायर से यूज कर रहे हो तो उसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। आप और भी कोई कंपनीज रहेंगी स्टैंडर्ड जैसे कि यूडो है, HRS इनग्लास है एंड सो मेनी आर देयर। मैं सबके नाम यहाँ नहीं लूंगा बट सिन्वेंटिव जैसा कोई रहेगा तो ये सब स्टैंडर्ड कंपनीज है तो वो सब आपको ऑप्टिमाइज साइज वाला हॉट स्क्रू सिलेक्ट करके देंगे। तो ये सेकंड रीजन है कि दोनों पार्ट के बीच में गैप कितना है। जैसे कि आपको हॉट स्क्रू का साइज अगर 50 mm आता है तो 50 mm यहाँ पे आ जाएगा तो पार्ट को वहां से आपको पर साइड 15 mm तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उतना तो मटेरियल में स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा वहाँ ज़्यादा हीट बनेगी और आप ये पार्ट ओपन भी हो सकता है, कूलिंग भी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे कम डिस्टेंस रहेगा तो सेकंड ऑप्शन थर्ड की पॉइंट है कि आपके पार्ट में हाइट कितना आता है। फ्रेंड्स मेरा स्केच इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं भी आपको ये जो पार्ट दिया है मैंने, इसका जो हाइट है अभी छोटा है लेकिन आप अज्यूम करो आपके पार्ट कुछ इस तरीके से है, इन दोनों पार्ट का हाइट ज्यादा है और जब आप जो इसके बीच में से जो भी स्क्रू देने वाले हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये स्क्रू रहेगा, यहाँ से आपका फीडिंग हो जाएगा मटेरियल और यहाँ से इसमें भर जाएगा पार्ट में। तो मैं आपको ये जो डिस्टेंस मिनिमम रखना है इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ये जो डिस्टेंस आप रखते हो ये आपका हॉट स्क्रू और पार्ट का वॉल इसके बीच में 15 mm तो मिनिमम होना चाहिए ऑटोमोटिव के पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे जब ये जो भी स्क्रू रहेगा हॉट स्क्रू रहेगा इसका साइज के हिसाब से आप इसमें डिस्टेंस रखोगे should be maintain 15 mm and more, because यहाँ पे आपको कूलिंग लाइन कूलिंग बफल प्रोवाइड करने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आप जस्ट 10 mm का तो एटलीस्ट बफल और कूलिंग लाइन प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि इसका इतना हाइट है, यहाँ से कूलिंग लाइन पास होगी ऊपर से, फिर आपका यहाँ पे कोई भी कूलिंग नहीं आएगा। ये हो गया हॉट स्क्रू का डायमीटर के और पार्ट के बीच में जो मैंने गैप बताया। तो ये 3 पॉइंट से आपको कंसिडर करने, एक तो पार्ट का हाइट, गेट का साइज, गेट का टाइप
और हॉट स्क्रू और स्क्रू बुश का साइज यानी डायमीटर ऑफ द हॉट स्क्रू और द स्क्रू बुश। तो ये सब आप कंसीडर करोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि इसमें गैप कितना रखना है। तो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट हम लोग इस मोड को रिव्यू करेंगे आज। इसमें क्या क्या लूप होल है, क्या क्या चेक करना है देखेंगे, हम लोग को क्या क्रॉस पॉइंट मिलते हैं इसमें देखेंगे। तो आपने पार्ट तो देख लिया दोस्तों। पार्ट्स में मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें एक साइड कोर आ जाएगा इस होल के लिए। क्या क्या एलिमेंट है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पिंस आ जाएंगी जो कि बॉसेस है, और ये दोनों पार्ट असेंबली होने के बाद यहाँ पे ये स्क्रूइंग करने के लिए दिया है। ये सीधा स्टीयरिंग के रॉड के ऊपर एक ब्रैकेट लगा रहेगा, उसमें स्क्रूइंग हो जाएगा। और इस पार्ट का यहाँ पे देखते हैं, और एक यहाँ पे एक होल है यानी कि यहाँ पे ये लिफ्टर आएगा। यहाँ पे कुछ अंडरकट्स है, वहाँ भी लिफ्टर आएगा, और बहुत सारे रिब्स है इस पार्ट में आप देख रहे हो। अपोजिट साइड में भी सेम कंस्ट्रक्शन है। तो ये हो गया अपर श्राउड, और ये है लोअर श्राउड। तो लोअर वाला जो श्राउड है, लोअर वाले श्राउड में इसमें भी यहाँ पे लिफ्टर आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ होल्स है तो पिन डालने पड़ेंगे, और यहाँ पे कुछ अंडरकट्स है तो वो भी आपको यहाँ पे लिफ्टर प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। और साइड से हम लोग देखेंगे इसमें साइड कोर आता है या नहीं है। तो यहाँ पे जो विंडोज है ये हम लोग लिफ्टर में ही कवर कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड पार्ट वेल। तो हम लोग आगे जाते हैं अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा और नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। मैंने देखा कि मेरा लास्ट वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख लिया, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, बट और भी कुछ दोस्त है जिन्होंने इस लाइक करना भूल गए या शेयर करना भूल गए। तो आई रिक्वेस्ट दैट कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपका कुछ ही सेकंड का टाइम देखिए, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाने का मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग आप वीडियो पोस्ट करेंगे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे चलते हैं। तो ये है पार्ट, में इसको ऑफ कर देता हूँ। अपर इसको बोलते हैं अपर श्राउड, इसको बोलते हैं लोअर श्राउड। उसका ये मूविंग हाफ। अभी इस मूविंग हाफ पार्ट को आप देखेंगे कि इसमें क्या खासियत है। आप बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट में इस पार्ट में आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए जो एंगल वाला होल है उसके लिए। और वो जो मैकेनिज्म है वो लिफ्टर के ऊपर जाके स्पॉट करता है, तो आपको ये देखने वाली चीज रहेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कुछ स्पेशल चीज दिख रहा है, कुछ स्लाइडर के जैसा कुछ दिख रहा है। ये वर्किंग कैसे करता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस मोल्ड का साइज क्या है, क्योंकि इतना बड़ा मोल्ड आप जब बनाते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो आपको पता चल जाता है। 800 mm इसका लेंथ है, और 550 mm इसका विड्थ है। तो ये बड़े टूल में इंक्लूड हो जाता है। छोटे टूल ये रहते हैं कि जो छोटे रहते, 500 mm से छोटे, उसको छोटे बोल सकते हैं। 300 500 mm छोटे टूल रहते। 500 से बड़ा हो गया तो बड़ा। और उसको हैंडलिंग करने के लिए हम लोग को डिजाइनर को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि छोटे मोल्ड्स में तो कोई भी हैंडल कर लेता है, उठा लेता है, रख देता है। लेकिन बड़े पार्ट्स में वो कोर कैविटी ब्लॉक शॉप फ्लोर पे प्रोजेक्ट के लोगों को उठाना रखना बहुत भारी हो जाता है। और उसके लिए हम लोगों को क्या केयर करना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको तो जो भी आपका कोर और कैविटी रहेगा उसका वजन चेक करना चाहिए, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसके साथ। जैसे कि आप एनएक्स अगर यूज करें तो मेजर बॉडीज का ऑप्शन आता है, हम लोग कोर ब्लॉक का वेट चेक करेंगे। तो इसका वेट है फ्रेंड्स 500 kg, सॉरी 450 kg ऑलमोस्ट फॉर द सिंगल पार्ट। डेंसिटी बराबर है तो वजन भी बराबर है। तो इसका है वजन 450 kg। तो आप जानते हो 450 kg उठाना कोई इजी काम नहीं है। तो 450 kg उठाने के लिए उसको आपको क्या क्या प्रोविजन देनी पड़ेंगी वो भी दिखा देता हूँ। इतना बड़ा कोर ब्लॉक है तो आपको उसको उठाने के लिए सबसे पहले तो देना चाहिए वहाँ पे लिफ्टिंग होल।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये M20 का लिफ्टिंग होल दिया है फ्रंट फेस पे, ये है लिफ्टिंग होल्स। और साइड से भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे M30 के लिफ्टिंग होल दिए हैं। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये टॉप फेस में तो M20 दिया है, साइड फेस में M30 का देने का क्या जरूरत है? तो इसका जरूरत मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये जो M30 के जो होल रहते हैं, इसका रीजन रहता है कि जब इनिशियली जब ब्लॉक आ जाता है, यानी रॉ मटेरियल जब हम लोग परचेस करते हैं, तो ये ब्लॉक रहता है बड़ा। कितना बड़ा रहता है? इसका जो साइज रहेगा, लेंथ विड्थ हाइट, उतना बड़ा रहेगा, और प्लस इसमें 10-10 mm का स्टील भी रहेगा। और जब ये स्टील रहेगा तो इसका वजन और रहेगा। जो आपको अभी 450 kg दिख रहा है, वो अगर फील कंडीशन में आप देखोगे, यानी सॉलिड में देखोगे, तो इसका वजन आपको मोर देन 800 kg मिलेगा। तो अभी 800 kg का ब्लॉक हम लोग इसको हैंडलिंग करेंगे, उठाएंगे, वीएमसी मशीनिंग में जाएगा, रफ मशीनिंग में जाएगा, वहां तो मैग्नेट यूज कर लेते। लेकिन जब शॉप फ्लोर पे आ जाएगा कूलिंग के लिए, कोई साइड से उठाना है, इसको पलटी करना है, तो उसके लिए आपको लिफ्टिंग देना बहुत ही जरूरी है। तो ये लिफ्टिंग का आप पॉइंट नोट कीजिए। और एक पॉइंट है कि जब आप ये मोल्ड पूरा असेंबली में लेते हो, तो इसके साथ साथ पूरा मूविंग हब, यानी कि स्पेसर्स, उसके बैक प्लेट्स, इसमें लिफ्टर, स्लाइडर, बॉटम प्लेट, ये सब एलिमेंट भी आप ऐड करते हो। तब वो एलिमेंट का जो वजन रहता है वो कोर ब्लॉक से भी कभी कभी ज्यादा रहता है, या तो इक्विवेलेंट टू कोर ब्लॉक रहता है। और उस कंडीशन में आपको इस कोर ब्लॉक में जो लिफ्टिंग होल का पोजीशन देना है या तो साइज देना है, वो आपको बढ़ा देना है। तो आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हुआ रहेगा मेरा पॉइंट्स कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरा स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया है, क्योंकि मैं कोर ब्लॉक का साइज आपको दिखाना चाहता था। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जस्ट देखते हैं कि कब खुलता है। तब तक मैं एक सेकंड सेशन चालू करके कंटिन्यू करता हूँ। इस मूविंग हाफ हम लोग देख रहे थे, और इस मूविंग हाफ में जो भी एलिमेंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, डेटा इंपुट हो गया है वापस। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। तो कोर ब्लॉक की बात कर रहे थे हम लोग। मैं आपको जस्ट कोर ब्लॉक दिखा देता हूँ। तो ये कोर ब्लॉक है दोस्तों। इस कोर ब्लॉक में मैंने आपको लिफ्टिंग के बारे में बताया था। तो लिफ्टिंग के बाद इसमें बहुत सारे और भी होल है, वो भी किस चीज के हैं, क्यों दिए है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि इस पार्ट में वेजिंग किस तरीके से दिया है। क्योंकि वेजिंग, पार्टिंग सरफेस डिजाइन करने के बाद वेजिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिजाइन करना पड़ता है। और वेजिंग डिजाइन करने के लिए आपको पार्ट का प्रोफाइल जानना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी जो पार्ट्स रहते हैं उसका हाइट ज़्यादा रहता है, तो उसमें वेजिंग अप एंड डाउन टाइप का बनता है। कुछ पार्ट
लेंथ विड्थ में सेम साइज रहता है या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के रहते हैं, उसका वेजिंग अलग बनता है, और कुछ पार्ट्स मीडियम हाइट वाले रहते हैं तो उसका भी वेजिंग अलग बनता है। तो इस पार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वेजिंग बना है कैसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स टाइप वेजिंग दिख रहा है, क्योंकि पार्ट दोनों पार्ट का हाइट सेम है और कैविटी में बॉक्स टाइप वेजिंग किया है, बॉक्स बनाया है, और उसको कोर को उसके साथ मेटिंग किया है। तो देख सकते हैं ये जो यहाँ तक पार्ट खत्म हो रहा है, और पार्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म हो गया, और उस पार्ट के बाद ये जो नीचे जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पे प्रेशर प्लेट्स लगाए हैं, एंगुलर प्रेशर पैड्स जिसको बोलते हैं। इसका मैंने वर्किंग क्या है वो लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, और आई होप आपको याद रहेगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो मोल्ड डिजाइन रिव्यू 2 देख सकते हो। इसका पर्पस क्या है, ये हार्डन रहते हैं और साइड पकड़िंग करके बिठाए हैं। तो ये है एंगुलर वेयर प्लेट्स, शट ऑफ मेंटेन करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो आप इसमें डिटेल देख लीजिएगा। और ये है प्लेन सरफेस के ऊपर प्रेशर पैड्स लगाए, इसको बोलते हैं प्रेशर पैड्स। तो ये लगाए हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों पार्ट का हाइट सेम है, और उसकी वजह से इसमें बॉक्स टाइप वेजिंग दिया है, और यहाँ पे एंगल में वेजिंग किया है। उस अभी ये जो वेजिंग है ये डिजाइन करने का स्टेप रहता है आपका पार्टिंग सरफेस डिजाइन करने के बाद। तो पार्टिंग सरफेस डिजाइन करने के लिए भी आपको देखिए यहाँ पे उन्होंने 42 mm का बेरिंग एरिया मेंटेन किया है। जब भी अपना पार्ट इस पे रहेगा तो वो रहेगा। मैं आपको पार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट है, और ये दोनों पार्ट आप देख रहे हो। इस पार्ट को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे 40 mm का बेरिंग मिलना चाहिए। पार्ट रखने के बाद आपको कुछ एरिया दिख रहा है जो लिफ्टर का है, और वो बेरिंग एरिया में मैच हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये कुछ गेट्स के प्रोफाइल इधर दिख रहे हैं, गेट्स किस तरीके से दिया है। तो हम लोग बेरिंग पहले समझ लेते कि इस पार्ट में बेरिंग कैसे किया है। तो बेरिंग इस पार्ट के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सिवाय दोनों पार्ट के बीच में ब्रिज बनाने की। यानी कि इस पार्ट का प्रोफाइल आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक ही लेवल पे है, और कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप भी देख सकते हो अच्छा सा बेरिंग बनाया है इसमें। और उसके बाद अपोजिट साइड में भी सेम है, और उसके बाद इसको वर्टिकल वेजिंग किया है। और एक जो इम्पोर्टेंट पार्टिंग बनाया है वो है दो पार्ट के बीच में जो ब्रिज बनाया है गेट प्रोवाइड करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफाइल बना है ये काफ़ी स्मूथ है, और ऐसा प्रोफाइल हर डिजाइनर बना नहीं पाता। तो उसके लिए थोड़ा पार्टिंग सरफेस सीखना पड़ेगा। पार्टिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अच्छे डिजाइनर बनने के लिए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मोल्ड डिज़ाइन के बारे में आपको कोई अगर मास्टर कोर्स करना है तो SK CAD/CAM सॉल्यूशंस लोकेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र स्टेट। तो आप यहाँ पे आके या ऑनलाइन मेथड से ये कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें हम लोग जो आपको मोल्ड डिज़ाइन दिखा रहे हैं उस टाइप के कुछ मोल्ड डिज़ाइन कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका पार्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है। तो ये है पार्टिंग, और इस पार्ट में कुछ विंडोज़ है। तो उस विंडोज़ की वजह कुछ अलग पार्टिंग बनाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथ एंड फाइन पार्टिंग बनाया है। ये जो पॉकेट आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पे कुछ पॉकेट दिया है, और यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। जो लिंक है स्लाइडर से वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
ये हो गया इसका बेरिंग और वेजिंग। नेक्स्ट मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ कि इसका जो गाइड पिलर का पोजीशन है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर मोड में हम लोग इक्वल स्पेस या राउंड फिगर कोऑर्डिनेट के साथ गाइड पिलर प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मोड है, इस मोड में स्पेशली जो गाइड पिलर दिए है वो है ऑफसेट है, एक गाइड पिलर ऑफसेट दिख रहा है और उसका कुछ रीजन भी है। काफी सारे न्यू कमर डिजाइनर रहते हैं, उनका माइंड सेट रहता है कि गाइड पिलर हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वो हम लोग मूव नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गाइड पिलर को भी मूव कर सकते हो, लेकिन जब जरूरी रहेगा तभी, आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आप उसको मूव कर सकते हो, बिल्कुल मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस गाइड पिलर को मूव करने की वजह भी हम लोग अभी जान लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारा कॉम्प्लिकेशन से कूलिंग की वजह से। और इस गाइड पिलर को मूव करने का जो रीजन है वो आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ। उसका रीजन है कि यहाँ पे एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है कॉर्नर में, और उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया है, और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये गाइड पिलर इस कॉर्नर में नहीं रख पा रहे थे। यहाँ पे एंगल में एक पिन वर्किंग हो रहा है, और इस पिन को वर्किंग करने के लिए वहाँ पे गाइड पिलर का प्रोविजन किया है। और तो आप समझ गए होंगे कि इस गाइड पिलर का मूव करने का वजह। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वापस मूविंग आप में। फ्रेंड्स, ये दो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिफ्टर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सब लिफ्टर प्रोवाइड किए हैं ये साइड से। और यहाँ पे एक स्लाइडर दिया है, यहाँ पे भी एक स्लाइडर है, इसका वेजिंग और फिंगर पिन यहाँ पे डाला है। इस स्लाइडर को मैं ज़रा सेक्शन करके आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये स्लाइडर किस तरीके से प्रोवाइड किए हैं। ये मैकेनिज्म थोड़ा स्पेशल रहेगा आपको सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेज डाला है जो कि कैविटी से एक्ट करता है, और स्लाइडर का जो वेजिंग है वो दिया है रिवर्स। जैसे ही ये स्लाइडर ऊपर जाएगा, सॉरी, ये वेज ऊपर जाएगा, वैसे ही स्लाइडर एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जहां जब तक ये नीचे रहेगा ये पार्ट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक रिब दिया है, और इसके लिए ये स्लाइडर डाला है। इसका वेजिंग रिवर्स है, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे। जनरली ऐसे स्लाइडर कोई बनाता नहीं है, इसका स्पेशल रीजन रहेगा, कुछ एप्लीकेशन रहेगा, कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, तभी ये स्लाइडर बनाते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर बनाया है। यहाँ पे दो छोटा सा हुक भी है अंडरकट जैसा, दो नॉच है, और उसके लिए स्लाइडर दिया है, क्योंकि ये अंदर वाली साइड से अंदर कट है। आपको इसमें अगर ये नहीं दे सकते तो आपको इसमें डायरेक्ट लिफ्टर ही देना पड़ेगा। तो ये आपको सीखने के लिए इसमें अलग मिल रहा है इस मोड में। सेकंड, ये स्लाइडर हम लोग देख लेते हैं बाजू वाला जो स्लाइडर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्लाइडर दिया है, और इसमें एक पिन है पार्ट में, और ये जो होल है, इस होल को रिलीज करने के लिए यहाँ पे स्लाइडर दिया है। तो ये स्लाइडर एक्ट करता है इस पोजीशन में, और ये भी रिवर्स स्लाइडर है,
इसका भी वेजिंग आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दिया। फिंगरप्रिंट डाला है, रिवर्स फिंगरप्रिंट है, और आपको ऐसे स्लाइडर डिजाइन करने में ये मेरा मैं जो दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म उसका बहुत ही हेल्प होगा। इसके बारे में अगर डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम लोग उसको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये था इधर रिवर्स स्लाइडर कंसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है इसमें जो साइड से यहाँ पे एक स्लाइडर दिया है, इस स्लाइडर के बारे में अभी आपको ज़रा बताना चाहता हूँ। ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव या अंडरकट वाली स्लाइडर नहीं है। तो ये स्लाइडर कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल स्लाइडर है, तो ये बाहर से बनाया है। इसमें एक फिंगर पिन दिया है, होल्डर बना है ब्लैक कलर में, फिंगर पिन प्रोवाइड किया है। और ये ब्लॉक हम लोग कैविटी हाफ में इंस्टॉल करेंगे। लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जस्ट फिंगर पिन इंस्टॉल किया जाता है बटन के साथ, और यहाँ पे एक फिंगर पिन इंस्टॉल किया है ब्लॉक के साथ। हम लोग इसको कैविटी हाफ में एक बार देख लेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैविटी हाफ में किस तरीके से इंस्टॉल किया है सामने से ब्लॉक डाल के। तो ये भी एक तरीका रहता है। कोई अगर छोटा सा स्लाइडर है तो आप इतना बड़ा जो कैविटी ब्लॉक रहेगा इसको मशीनिंग में एंगल में होल करोगे तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। 5 एक्सिस का सेटअप करो, ये सब आ जाएगा, और आपको वो अवॉइड करना है तो आप ब्लॉक देख सकते हो। ठीक है, बैक विथ मूविंग ऑफ। तो मूविंग ऑफ में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कुछ लिफ्टर से कोर ब्लॉक है, साइड से वेज प्लेट से गाइड पिलर का पोजीशन की ऑफ वो भी बताया। नेक्स्ट मैं आपको इसमें इसमें कूलिंग का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कूलिंग किस तरीके से दिया है। कूलिंग में आपको दिख रहे होंगे कुछ येलो कलर है और कुछ अलग अलग कलर के लाइन्स है, उसका भी रीजन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट बैक टू कोर ब्लॉक। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया है कूलिंग के, और इसको बफल कूलिंग दिया है, और कूलिंग पूरा नीचे कंपोनेंट के नज़दीक लेके गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा प्रोफाइल अगर है तो आपको इस तरीके से कूलिंग करना है। जो भी बफल आप प्रोवाइड करोगे पार्ट के नज़दीक जाने चाहिए, 15 से 20 mm तक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका पार्ट में विजुअल डिफेक्ट आ सकते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्लग ऐसे डाले हैं वो एक्सटर्नल है, कि यहाँ पे इंटरनल प्लगिंग करने के लिए स्कोप नहीं था। देन डिजाइनर हैज प्लान इसको फेस के ऊपर स्लॉट मार के यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ हम लोग प्लग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको कूलिंग करने का, कूलिंग लूप बनाने का। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे भी एक कूलिंग लूप बनाया है। तो इस तरीके से इस कोर ब्लॉक में कूलिंग किया है। और एक चीज इसमें ये जो दूसरा जो लाइन दिख रहा है, ये आप देख सकते हो जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे की स्लॉट है, और यहाँ पे कुछ एक लाइन दिख रहा है। ये जो लाइन डाला है ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए डाला है। मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है उसको हम लोग इन और आउट यहाँ से दे देंगे। तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ मैं आपको हाइड्रोलिक कनेक्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख रहे हो ये लाइन थोड़ा सा ऑफसेट हो गया डिजाइन में, एक्चुअल उसका भी साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोलिक प्रेशर मिलना चाहिए। तो यहाँ से इन है और यहाँ से दूसरे इसमें ऑयल जाता है। तो सॉरी यहाँ से इन है और फिर यहाँ से ऐसा घूम के ऑयल इसमें जाएगा इन, और सेम टाइम अपोजिट साइड के सिलेंडर में जाएगा, और यहाँ पे आउट दिया है। तो इसमें दो पोर्ट के बीच में आपको गैप रखना है, क्योंकि इसके बीच में QRC जो लगेगा
क्विक रिलीज कपलिंग जिसको बोलते हैं, उसको बैठाने के लिए बड़ा जगह लगता है, वो उसका स्टैंडर्ड साइज बड़ा रहता है, तो वो उसके लिए आपको इसमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना है। नेक्स्ट आपको इसमें जो हाइड्रोलिक सिलेंडर दिए हैं, इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को सेंटर पोजीशन में बिठाया है, ताकि इजेक्टर असेंबली को जब भी उठाएगा तो पूरे फोर्स के साथ और सही तरीके से इसको लिफ्टिंग करेगा। तो आप यहाँ पे इंटरनल हाइड्रोलिक लूपिंग किया है, यहाँ से इन और यहाँ से इन और यहाँ से आउट, यहाँ से इन और यहाँ से हाइड्रोलिक बॉडी में, सिलेंडर की बॉडी में इन, ये सब मैकेनिज्म दिया है। तो इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल वायरिंग या पाइपिंग करने का जरूरत हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए नहीं रहेगा। इसको बैलेंस भी करना बहुत जरूरी होता है। ये जो बैलेंस दिया है दोनों का पोजीशन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा गैप, आप 100 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दोनों सिलेंडर अलग अलग टाइम पे वर्किंग करेंगे, और जब अलग टाइम पे वर्किंग करेंगे तो इजेक्टर असेंबली उठाने में क्या हो जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा, और टेढ़ा हो जाएगा इजेक्टर असेंबली के ऊपर, तो इजेक्टर गाइड पिलर और बुश कोरिंग हो जाएंगे, उसमें लोड आएगा, इजेक्टर असेंबली लॉक भी हो सकती है। या तो हाइड्रोलिक सिलेंडर आपको झटके मार मार के ऐसे उसको उठा रहे ऐसा दिखेगा। तो ये हाइड्रोलिक कनेक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बारे में डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कमेंट आएंगी तो इसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन क्या है आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन पॉइंट वैलिड होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे चलते हैं, डिजाइन देखेंगे। इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर दिया है, इसका जो माउंटिंग है हाइड्रोलिक सिलेंडर का वो है बॉडी माउंट। आप देख सकते हैं इसका माउंट किया है बॉडी कोर ब्लॉक के ऊपर, और इसका जो नोक है वो माउंट किया है बैक साइड वाली इजेक्टर बैक प्लेट के ऊपर। इसको कौन सा टाइप का सिलेंडर बोलेंगे आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में कि दो सिलेंडर के बीच में क्या डिफरेंस रहते हैं। इसको हम लोग फुट माउंट या बॉडी माउंट सिलेंडर बोलते हैं। तो यह है फुट माउंट सिलेंडर या तो बॉडी माउंट सिलेंडर। यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक लगा है, यह है वाटर क्यूआरसी, यहाँ से इन और यहाँ से आउट वाटर जाएगा, और ये जो होल्स दिए हैं यहाँ से हम लोग लूपिंग करेंगे, यहाँ पे इन आउट इन आउट इन और आउट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कूलिंग होल दिए है इसका पोजीशन और में जो लिफ्टिंग का पोजीशन रहता है उसके बीच में आपको डिस्टेंस रखना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको नोटिस करना चाहूंगा इसका गाइड पिलर बोल्टिंग का तरीका, क्योंकि गाइड पिलर जो दिए हैं इन्होंने इसको बैक साइड से बोल्टिंग करके डाले हैं। इसमें और एक जो मेथड है वो कॉलर करके भी आप डाल सकते हो, अगर ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, मोर देन नॉट 100 mm, तो आप इसको थ्रू करके बैक साइड से कॉलर करके डाल सकते हो। अभी जो डिजाइन आप देख रहे हो इसमें भी वो पॉसिबल था। और एक चीज मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ गाइड पिलर के बारे में, वो है इसमें स्टेप दिया है। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आया रहेगा कि स्टेप्स क्यों दिया है, क्या जरूरत है स्टेप देने। तो इसका रीजन है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इसका क्या वजह है। तो यहाँ पे गाइड बुश डाले हैं और गाइडिंग इतना ही दिया है, बाकी का जो डायमीटर इस बुश के साथ दिया है डमी बुश के साथ, उसको यहाँ पे रिलीज दिया है। तो ये गाइडिंग होगा, लेकिन जब मोल्ड पूरा क्लोज होगा तो लास्ट इसमें जाके प्रॉपर गाइडिंग होगा, तब तक इसको रैंडम 0.5 की क्लियरेंस में गाइडिंग मिलेगा। तो पूरा का पूरा गाइड पिलर स्कोर होने का चांसेस इसमें कम हो जाता है। काफी अच्छा आइडिया है, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल है लेकिन बेनिफिट्स बहुत है। तो कोर ब्लॉक तो हम लोगों ने देख लिया आगे, और मैनिफोल्ड ब्लॉक भी देख लिया, तो मैं इसको जरा हाइड कर देता हूं, क्योंकि ये जो रहेंगे कोर ब्लॉक और कैविटी ब्लॉक, दोनों के बीच में जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना जरूरी है। मैं इसको जरा हटा देता हूं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेसर को हम लोग देखेंगे। अभी स्पेसर में यहाँ पे 2 स्लॉट मारे हैं और अपोजिट साइड के स्पेसर में कोई भी स्लॉट नहीं मारा है। तो इसका भी एक वजह है कि जैसे इजेक्टर असेंबली में यहाँ पे कूलिंग दिया है, इस प्लेट में कूलिंग प्रोवाइड किया है, कोई कोई कस्टमर रहते हैं कि जिनका रिक्वायरमेंट रहता है कि इजेक्टर असेंबली जो मूविंग पार्ट है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरा चीज रहता है कि यहाँ से जो बड़े बड़े लिफ्टर डाले हैं, कोर ब्लॉक को मैं हेड कर देता हूँ, यहाँ से जो बड़े बड़े लिफ्टर प्रोवाइड किए हैं उसमें 2-2 रॉड और इंटरनल कूलिंग का प्रोविजन किया है। और इस इंटरनल कूलिंग को इन और आउट करने के लिए हम लोगों को जगह देनी है इजेक्टर बैक प्लेट से या तो इजेक्टर प्लेट से। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कूलिंग का निप्पल लगा है लिफ्टर को कूलिंग करने के लिए, और यहाँ से कूलिंग इन हो जाता है और यहाँ से आउट हो जाता है। और अपोजिट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 कनेक्शन दिए हैं। तो या इस पोर्ट को जोड़ने के लिए यहाँ से पाइप आएगा और ये पाइप, ये कूलिंग निप्पल और ये कूलिंग निप्पल एक दूसरे को हम लोग कूलिंग पाइप से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से यानी कि जो ऑपरेटर वाला साइड नहीं रहेगा, नॉन ऑपरेटर साइड रहेगा, तो नॉन ऑपरेटर साइड से हम लोग इन और आउट दे सकते हैं यहाँ से। और ये पूरा वर्किंग होना चाहिए। लिफ्टर जब ऊपर आएगा तो यहाँ से इन और आउट वाली जो लाइन्स है 12 नंबर की, वो कहीं पे बेंड नहीं होनी चाहिए, कहीं पे उसको फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और उसका स्मूथ वर्किंग होना चाहिए। इसके लिए स्पेसर में स्लॉट दिए हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इस यहाँ पे स्लॉट और कूलिंग निप्पल क्यों दिया है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो कूलिंग के लिए जो यहाँ पे एक ब्लॉक डाला है उसके बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक है इसमें काफ़ी सारे ओरिंग्स है और उसके लिए ये ब्लॉक बना है। यहाँ पे 2 रॉड एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। नीचे से कुक्कू यूनिट का अलग से एक्सटेंशन आएगा, लिफ्टर का अलग आएगा और दोनों को इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ से इन दे देंगे तो यहाँ से पानी ऊपर चला जाएगा मेन रॉड में। लिफ्टर का कूलिंग के ऊपर हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी ये जो वीडियो पूरा उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मैं ज़रा और एरिया हाइड कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एरर आया है तो ये डिजाइन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कूलिंग दिया है लिफ्टर्स में, बड़े बड़े लिफ्टर्स से कूलिंग प्रोवाइड किया है। यहाँ पे छोटे जो लिफ्टर्स है इसमें कोई भी कूलिंग नहीं प्रोवाइड किया। और उसका प्रोफाइल और रॉड आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बुश लगाया है और यहाँ से नीचे इस लिफ्टर में स्क्वायर रॉड भी लगाया है। स्क्वायर रॉड लगाने का भी एक वजह रहता है और इसमें स्क्वायर रॉड की वजह से यहाँ पे स्क्वायर गाइडिंग प्रोवाइड किया है। ये जो गाइडिंग है ये फास्फोरस ब्रांच का रहेगा, सेल्फ लुब्रिकेशन रहेगा, मेटल के साथ रहेगा और वो यहाँ पे दिया है। छोटे जो लिफ्टर रहते हैं जिसका साइज कम रहता है उसमें हम लोग ये स्क्वायर टाइप रॉड बनाते हैं और जो ज़्यादातर बड़े रहते हैं उसमें हम लोगों को बड़े लिफ्टर्स में राउंड रॉड डालने पड़ते हैं ताकि इजीनिंग में आसानी हो जाएगी, सॉरी मशीनिंग में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ फिक्स इंसर्ट भी प्लान कर दिए है कोर ब्लॉक में, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका रीज़न है फिक्स इंसर्ट प्लान करने का। देखिए आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे जो लिफ्टर में ना पिन डाला है और वो पिन आके स्पॉटिंग करता है इसके साथ, तो वो पिन स्पॉटिंग करता है इसके साथ, ये फिक्स इंसर्ट के साथ। तो वहाँ पे कुछ टाइम मोल्ड चलने के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन होके मोल्ड खराब होने वाला है और वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फिक्स पिन या फिक्स इंसर्ट डाला है। तो यहाँ पे भी कुछ फिक्स इंसर्ट डाले हैं। तो यहाँ पे फिक्स इंसर्ट डालने का वजह है कि यहाँ पे एक पार्ट में रिब है और वो जो रिब है वो फिलिंग नहीं होगी, ये सोच के इसमें फिक्स इंसर्ट डाला है। और जब आप फिक्स इंसर्ट डालते हो तो यहाँ पे वेंटिंग अच्छे से हो जाता है और पार्ट फिलिंग होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती।
तो ये सब छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स है, आपको नोट करने हैं। जब आप डिजाइन करोगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। इसमें और भी फिक्स इंसर्ट है, यहाँ पे स्लाइडर है, अपोजिट साइड में फिक्स इंसर्ट है। तो ये सब डिजाइन रिव्यू में आप सीख सकते हो। मैं वापस आपको एक बार रिमाइंड करता हूँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और एक शेयर बढ़ाएगा दूसरे का नॉलेज, तो शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं और क्या क्या दिया है मोल्ड डिजाइन में देखते हैं आप। मूविंग आप में हम लोगों ने इजेक्टर असेंबली का कूलिंग देख लिया, और इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे एक बैक प्लेट लगा है, इसका रीजन क्या है, ये जो पिन्स है जो दिए है वो फिक्स पिन है, और फिक्स पिन को बॉटम प्लेट से यहाँ पे बैक प्लेट दिया है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अभी कैविटी का हम लोगों को चेक करना बाकी है, तो आपको एंड तक देखना है। अभी समय निकालोगे तो अच्छा मोल्ड डिजाइन करोगे, और ये सब पॉइंट आपको आपके डिजाइन में भी इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे और एक चीज नोटिस मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि इजेक्टर असेंबली में जो भी यूनिट्स डाले हैं लिफ्टर के वर्किंग के लिए, वो काफी क्लोज है, और काफी क्लोज होने के बावजूद भी इसमें आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अगर आप इस तीनों लिफ्टर के बॉडीज को एक करोगे तो आप एक कस्टमाइज यूनिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मिसुमी का यूनिट दिखाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बोल्ट और 2 डॉवेल का प्रोविजन किया है, और 2 बोल्ट और 2 डॉवेल दिया जाता है। तो अपोजिट जो साइड का पॉकेट रहता है उसको आप फ्री कर सकते हो, इसमें आपको गाइड रखने का जरूरत नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे लिफ्टर का जो यूनिट रहेगा, लिफ्टर कुक्कू यूनिट होल्डर, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरेंस देना चाहिए। तो ये सब इसमें नोट कर सकते हो। व्हाइट कलर में जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कुक्कू यूनिट, साइड में जो येलो कलर में वो है ग्राफाइट एम्बेडेड, और या तो हार्डन वेयर प्लेट्स रहती है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो दिया है HRS कनेक्टर का 2 कनेक्टर दिया है मेल, और ये 24 पिन है, दोनों में 12 और 12 टोटल 24 पिन कनेक्टर दिया है। रिटर्न पिन के सामने रेस्ट बटन लगा है कैविटी में जाके वर्किंग करने के बाद। कुछ टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा खराश आने लगती है, बल्ज हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए वो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं बड़े वाले लिफ्टर में आपको नोट करना चाहता हूँ कि इसमें जो साइड से देख सकते हो कि डबल पिन डाला है लॉकिंग के लिए, और यहाँ पे ओरिंग डाले हैं डायमीटर में, और इस डायमीटर में ओरिंग डाले उसकी वजह से यहाँ पे आप कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी चलेंगे कैविटी हाफ में। जो मैकेनिज्म मैंने दिखाया है आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें होता क्या है। उसके पहले छोटा सा एक पॉइंट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिमिट स्विच दिए हैं, जब भी आप हाइड्रोलिक इंजेक्शन यूज करोगे तो आपको लिमिट स्विच देना बहुत ही कंपलसरी है, और लिमिट स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा की दिया जाता है, वो माउंटिंग करते हैं इजेक्टर प्लेट पे, और उसको दोनों साइड से चांपर देना जरूरी है ताकि ये जाने के बाद रोलर में आसानी से फॉल और राइज हो सके, टच हो सके, ये उसका रिक्वायरमेंट है। इजेक्टर गाइड पिलर में आपको एक बार दिखा देता हूँ सेक्शन करके, क्योंकि मोल्ड बड़ा है तो बड़े मोल्ड में किस तरफ से क्या टाइप से इसको इजेक्टर गाइड पिलर दिया है वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें दोनों टाइप का, दोनों साइड में स्टेप निकला है और दोनों साइड से इसको गाइडिंग दिया है। कुछ कुछ मोल्ड मेकर्स रहते हैं जो यहाँ पे एक बड़ा बूस्ट लगा देते हैं और पिन बैक साइड से सीधा डाल देते हैं, देन उसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक कवर प्लेट लगा देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करते हुए मीडियम टाइप ऑफ टूल है, इसके लिए दोनों साइड में गाइडिंग दिया है। ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है और मूवमेंट काफ़ी स्मूथ रहता है। तो ये हो गया कैविटी सॉरी कोर साइड का रिव्यू। अभी हम लोग देखेंगे कैविटी साइड में। कैविटी साइड में जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या हम लोग को सीखने को मिलेगा आज देखते हैं। तो कैविटी इज जनरल कैविटी है, इसका बॉक्स टाइप का वेजिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पार्टिंग के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफी काफी एक छोटे छोटे स्लॉट दिख रहे होंगे और एक बड़ा स्लॉट दिख रहा है। इसका कुछ रीजन है, वो है एयर वेंटिंग का। अगर इसमें एयर वेंटिंग अच्छे से करना है इस मोड में तो आपको यहाँ पे ये VMC मशीनिंग करके लेना पड़ेगा।
आगे वाले एयर वेंट से जो इनिशियली है इसका जो डेप्थ रहेगा वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से रहता है। मिनिमम 0.2 mm यानी 20 माइक्रोन रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 माइक्रोन हम लोग देख सकते हैं हार्ड फ्लो मटेरियल में। और बैक साइड का ये जो रिलीज स्लॉट रहता है इसका डेप्थ आप 0.5 mm 1 mm रख सकते हो। तो फर्स्ट वाला रहेगा 0.2 से लेकर 0.5 mm तक, बैक साइड वाला रहेगा 0.2 mm एंड देन लास्ट वाला रहेगा जो सन रे की तरफ रहता जैसे आउटर रहता है उसका रहेगा 0.5 से 1 mm और इसका एग्जिट होना चाहिए रिलीफ एरिया में जहां से हवा बाहर निकल सके। तो आप देख सकते हो कैविटी साइड में स्लाइडर के लिए वेजिंग का प्रोविजन यहाँ पे किया है। यहाँ पे फिक्स इंसर्ट आके बैठते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एंगल में पिन वर्क कर रहा है इसके लिए एक हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोवाइड किया है और यहाँ पे कुछ एंगल में मैकेनिज्म भी है। ये जो आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देख रहे हो ये दिया है हॉट टर्नर के लिए। हॉट टर्नर भी मैं आपको इसका ज़रा दिखा देता हूँ कि हॉट स्क्रू किस तरीके से डाला है। उसका कनेक्टर यहाँ पे दिया है और कैविटी का कूलिंग एक बार देख लेंगे, देन हम लोग स्लाइडर का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे और वीडियो को क्लोज तक लेके जाएंगे। तो कैविटी का कूलिंग आप देख सकते हो यहाँ पे इन आउट अच्छे से इनग्रेविंग किया है। कोई भी अगर डायमीटर रहेगा तो उसको असेंबली में आसानी हो जाएगी और यहाँ से इन आउट कर दिया है। यहाँ पे एंगल में कुछ कूलिंग कनेक्टिंग दिया है ताकि इसका कूलिंग इफेक्ट अच्छा रहे और पार्ट के ऊपर कोई भी मोल्डिंग डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये सब केयर इस मोड में किया है। आप भी अपने डिजाइन में इसका केयर कीजिएगा। पार्ट से 20 mm डिस्टेंस पकड़ के आप चलो और उसमें आपको कूलिंग करना है स्पेशली फॉर ऑटोमोटिव बिग पार्ट्स। यहाँ पे ये हॉट स्क्रू डाला है, उसके ऊपर एक अच्छा सा कवर प्लेट दिया है और आपको ये कवर प्लेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है और अच्छे से उसको कवर करना ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे और ये बैक प्लेट है। तो हम लोग अभी देखेंगे इस स्लाइडर में जो स्लाइडर दिया है ये जो हाइड्रोलिक स्लाइडर दिया है और इस हाइड्रोलिक स्लाइडर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म डाला है। जब ये स्लाइडर पीछे जाता है तो ये जो ब्लॉक है ये उस स्पिन को रिवर्स लेके आता है और यहाँ पे कुछ लिमिट स्विच भी प्रोवाइड किए हैं क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा स्ट्रोक करेगा तो हैमर करेगा, आगे जाके कोर इंसर्ट में जो लिफ्टर दिया है उसमें हो जाके ये स्पॉट करता है और ये अगर कम भी स्ट्रोक मारेगा तो आगे जाके इस पे फ्लैश आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्लाइडर में, एंगुलर स्लाइडर में है कि जैसे ही इसमें इंजेक्शन का प्रेशर आएगा तब इस स्लाइडर को यहाँ इस पोजीशन पे रिटेन रहना है और वो रिटेनिंग तभी रहेगा जब इस हाइड्रोलिक सिलेंडर का प्रेशर इक्विवेलेंट टू नॉट इक्विवेलेंट मोर देन इंजेक्शन प्रेशर रहेगा। और जब कोई आप मैकेनिकल असेंबली डाल देते हो तो वहां पे आपको 50% आप मतलब इंजेक्शन प्रेशर कम रहता है तो भी चलता है। इसका स्लाइडर का वर्किंग आपको जस्ट ये जो वेज दिया है उसको मोमेंट के लिए लगाना है, बाकी का जो प्रेशर आएगा वो सीधा इस मैकेनिज्म के ऊपर आएगा। लेकिन उस कंडीशन में ये जो ब्लॉक आपने लगाया है, माउंटिंग किया है, उसका स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्ट्रेंथ आप बराबर नहीं दे पाए तो आपका स्लाइडर पीछे आ सकता है। हाइड्रोलिक प्रेशर अगर कम पड़ा, मैकेनिकल प्रेशर कम पड़ा, मैकेनिज्म वीक बना तो टूट भी सकता है, वो आपको केयर करना है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर डालने के पहले कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो कैविटी में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये आपको एक मैकेनिज्म में दिखा सका ताकि आप आने वाले आपके कोई मोल्ड में यूज कर सके। तो फ्रेंड्स इसके बारे में और कुछ क्वेरीज रहेंगी तो आप डेफिनेटली हम लोग को कमेंट्स कर सकते हैं। आपका क्वेरीज का सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे, उसके लिए आंसर देने का ट्राई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए वीडियोस बनाएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया रहेगा और आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे।
तो आपके कीमती टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेलकम इन एसके कैड कैम सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो फिर बने रहिए, स्टडी करिए। थैंक यू।